नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो आज के करंट अफेयर में हम बात करेंगे जो हमारे विभिन्न टॉपिक हैं, संविधान से संबंधित हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित हैं और कुछ महत्वपूर्ण हमारे अदर टॉपिक हैं जो साइंस टेक्स्ट से भी संबंधित हैं। और हाल ही में हमारा चर्चा का विषय जो मनुस्मृति से भी संबंधित है, वो भी विवाद को समझेंगे क्या है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा हमारा सीएम हेमंत सोरेन की जो विवाद चल रहा है वो क्या है, और दूसरा हमारा एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी बातों को हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नए रूल नोटिफाई किए हैं जो बैटरी से संबंधित हैं, बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2022, जो क्या करेंगे, बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 है, उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखना। और ये क्या करेंगे कि बैटरी को पर्यावरण रूप से हम क्या करें, उनका प्रबंधन कर सकें, वेस्ट का, और सर्कुलर इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे सकें। एक होता है चक्रीय इकोनॉमी, मतलब एक होता है एक लीनियर इकोनॉमी। मान लो हमने कोई चीज यूज मार्केट से ली, यूज की, उसको क्या फेंक दिया, कोई काम की नहीं। एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कोई चीज हमने मार्केट से ली, उसको हमने फिर उसको यूज किया, रिसाइकल होने गई, फिर दूसरे फिर आ गई, फिर हमने उसको फिर यूज किया। मतलब इन्वायरमेंट में उसको वेस्टेज वो कारण नहीं बनती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलर इकोनॉमी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो पहली बात तो ये है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, ये वाले जो रूल हैं वो ऑल टाइप ऑफ बैटरी पे लागू होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी हो, चाहे वो पोर्टेबल बैटरी हो, चाहे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिव हो, चाहे इंडस्ट्रियल बैटरी हो। क्यों? क्योंकि भारत में ही नहीं, विश्व में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि हमें जीवाश्म ही ईंधन पर जो भी निर्भरता है उसको कम करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको क्या करना है, उससे निपटना है, ताकि जो वर्तमान में जो अधिकांश तीव्रता के साइक्लोन आते हैं, एकदम जो क्लाउड ब्रस्ट होता है, मतलब जो क्लाउड हमारा एकदम से पानी गिरता है। हाल ही में आपने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखा गया, बाढ़ की संभावना उत्पन्न हुई। तो ये सारी समस्याओं को हम देखेंगे और बैटरी का निपटान कैसे किया जाए वो हम उस अपने बात करेंगे। और इसीलिए ये क्या लेके आए हैं, रूल लेके आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण टर्म ये है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आप प्रिंसिपल, अगर आपने प्रदूषण किया है तो आप ही उसको क्या करोगे, पे करोगे। मतलब अगर आपने वो गंदगी मचाई है तो आप ही उसको क्या करोगे, साफ करोगे। ये आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले इस टर्म को समझ लें, इससे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकी है। देखो क्या है, एक क्वेश्चन आया था 2019 में, पूछा था, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इम्पोर्टेंस फीचर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं किस रूल के तहत है। तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 के तहत इसको ईपीआर को लेके आए थे हम। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चर्चा में था इसलिए आ गया, आप फिर चर्चा में तो ध्यान रखना। तो ईपीआर को समझ लेते हैं क्या है। वैसे जनरली हम लोगों ने समझ लिया है, जो गंदगी फैलाएगा वो ही क्या करेगा, साफ करेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कोई रिटेलर है, उसने व्यक्ति को कुछ सामान दिया, तो वो क्या करेगा, हमें पॉलिथीन दी तो पॉलिथीन उससे वापस लेके आएगा, उसको रिसाइकल वाली कंपनी के पास भेजेगा। दूसरा कोई कंज्यूमर, किसी ने आइटम किया तो वापस कंपनी के पास जाएगा, उसको दोबारा रिफिल करेगा। और कंज्यूमर डिस्कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी जाएगी, जो भी मेटरनल मटेरियल कलेक्टेड होगा उसको रेसिड्यू वेस्ट में जाएगा, उसको मटेरियल शॉर्टेज करेगा और प्रोसेस करेगा और रिसाइकिल करेगा। ठीक है, और उसको प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये सारे काम कौन करेगा, जो मेन जो प्रोड्यूसर है
जो वो करेगा, चाहे वो इंपोर्ट करता हो चीजों का बाहर से या फिर प्रोड्यूसर हो। ये आप चीज पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आपको ईपीआर समझ में आएगा। तो ईपीआर इज ए कंसेप्ट वेयर इज ए प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग इंपोर्टर ऑफ ई वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड रिसाइकलिंग एंड रिटर्न, ठीक है। तो उसको कलेक्ट करेगा और रिसाइकलिंग करेगा, और उसको अगर उसमें कोई खराबी आती है तो उसका क्या करेगा, समाधान भी वही वही करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले किस पे बेस है, ईपीआर पे बेस है। दूसरा है कौन से सिद्धांत पे बेस है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे। अगर उसने ईपीआर के टारगेट उसने किसी कंपनी, किसी प्रोड्यूसर, किसी इंपोर्टर ने अचीव नहीं किए तो उसको उसके ऊपर क्या लगेगा, दंड लगेगा, जो आर्थिक रूप से दंड हो सकता है, ठीक है। न्यू इंडस्ट्री और जितने भी मतलब कि स्टार्टअप हैं जो रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे सके, उसको बढ़ावा देना है इस रूल का उद्देश्य। और रिकवरी टारगेट ये है कि 2025 तक हम कितना करेंगे, 70% करेंगे, 26 तक कितना करेंगे, 80% करेंगे, और 27 और उससे ऑनवर्ड कितना करेंगे, 90% करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, रिपोर्टिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, कमेटी बैठेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या करेगी, निगरानी करेगी, ठीक है। अब ये चर्चा में है तो इससे एक कन्वेंशन है, उसको बोलते हैं बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन ई वेस्ट को मॉनिटर करता है, टॉक्सिसिटी हो, जो भी मतलब कि उसमें मतलब कि जो भी प्रावधान है, ई वेस्ट जो निकलता है हमारे कंप्यूटर से, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसको आप ध्यान रखना, बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ई वेस्ट से संबंधित है। इंडिया ने इसको साइन किया है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ध्यान रखना, इसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, बेसल में। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, स्पेशली आ सकता है एग्जाम में, ठीक। अच्छा, बेनिफिट क्या होंगे, वही सारे बेनिफिट होंगे कि सतत सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा रिसाइकलिंग में, और हम जो अगर सर्कुलर इकोनॉमी मिलेगी, बढ़ेगी, तो हम जो नया रॉ मटेरियल हम पर्यावरण से लेते हैं वो हम नहीं लेंगे, तो एक उसी मटेरियल को यूज करते हुए आगे प्रोडक्ट का विकास कर पाएंगे, और भी सारे पॉजिटिव इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन रूल थे, हमने देख लिया। आज के समय में क्या करते हैं, कोई भी सरकार, कोई भी न्यूज चलती है, जैसे भारत ने रसिया के खिलाफ बोर्ड किया, तो उसको बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे, थंबनेल बहुत अच्छा होगा कि भारत ने दिया रसिया को धोखा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जाके उसको बहुत देखते हैं, क्यों, जबकि उससे एग्जाम में बेनिफिट उतना नहीं होता। हमें 5 मिनट की न्यूज है, 5 मिनट देखना चाहिए, जो 15 मिनट का बना देते हैं उनको, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए लोगों को, और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आगे चलते हैं। हाल ही में मनु स्मृति जो हमारी सांस्कृतिक पुस्तक है, उसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, उनने क्रिटिसाइज किया और कहा ये जेंडर बाइस्ड है। उनने ये कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं वो शूद्र हैं, और ये भी कहा कि जितने भी भगवान है वो कोई ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था, मेरा नहीं है, ये आप ध्यान रखना। और ये इसलिए क्या होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, क्या हो गई, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। जो कैसा कथन है, अप्रगतिशील कथन है, ठीक है। तो एक तो केवल विवाद था। जैसे हम देख लेते हैं कि मनुस्मृति के बारे में क्या है। मनुस्मृति लॉ ऑफ मनु है, जिसमें जो हिंदू से संबंधित परंपराओं, ज्ञान, कर्तव्य और विभिन्न जाति आधारित जो कर्तव्य हैं इसमें बताए गए हैं। ये सेकेंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी के बीच में देखने को मिलती है। इसमें श्लोका वर्सेस हैं, और प्रत्येक में 16 ईच लाइनें होती हैं, ठीक है। अब इसमें प्रावधान क्या क्या है वो देखते हैं। ये किसके बारे में बात करती है मनुस्मृति, तो ये बात करती है सामाजिक बाध्यताओं की, ये बात करती है वे जातियों की क्या ड्यूटी की, ये बात करती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज लाइफ में अब व्यक्ति क्या करेगा, ये बात करती है
ये बात करती है मैन और वुमेन के सेक्सुअल सामाजिक और सेक्सुअल रिलेशन की, और ये बात करती है रूल ऑफ नीशिप की, और ये बात करती है मैरिटल हार्मोनी की, और ये बात करती है सेटलिंग एवरीडे डिस्प्यूट की, विवाद से संबंधित। ठीक है, ये धर्म से संबंधित है, ये ड्यूटी, धार्मिक, लॉ और प्रैक्टिस से संबंधित बात करती है। ये अर्थशास्त्र से भी से संबंधित जो एस्पेक्ट है उसको भी इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, और लीगल और स्टेट क्राफ्ट भी इसमें संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है, हमको सिर्फ देखना है, ओवर 3 होना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट है जिसको यूरोपियन में ट्रांसलेट किया गया था बाय ब्रिटिश विलियम जोन्स ने 1794 में। कब? 1794 में। इसके बाद इसको फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रसिया बिफोर बीइंग इंक्लूड मैक्स मूलर एडिटेड वॉल्यूम में इनको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब इस बार क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉलोइंग करेक्ट। उनने बोला था ए पर्सन कुड बी ये स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, तो ये सही था। ये फीमेल स्लेव बोर हर हर मास्टर ए सन सी वाज लीगली फ्री, ये भी सही था। इफ सन ए वांट टू फीमेल स्लेव वाज फादर बाय हर मास्टर देन सन वाज एंटाइल्ड टू लीगल स्टेट मास्टर सन, ये भी सही था। तो ये कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न आ गया है, तो ये मनुस्मृति संबंधी प्रश्न आ सकता है। इसके तीनों आंसर सही है। एक बार इसको जाके अपने नोट्स हैं उसमें पढ़ना, फिर बताना। ठीक है, वैसे बहुत डिटेलिंग क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, और ऐसे क्वेश्चन कोई पढ़ता भी नहीं है, क्यों? डीप में पहुंच जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। अच्छा, दया भाग क्या है, तो ये आप कमेंट करके बताना। ठीक, चलो। हाल ही में क्या हुआ है, हमारे गवर्नमेंट ने न्यू मॉडल लॉन्च किया है रिवर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, जिसको नाम दिया है अर्थ गंगा मॉडल, और इसको इंडियन जो डेलीगेट है स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 में इसको इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो स्टॉकहोम देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर वीक एवरी ईयर, जो जल से संबंधित जो भी चिंता है उनको क्या करता है, एड्रेस करता है। तो इसको आप ध्यान रखना, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अंडर अर्थ गंगा प्रोजेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें क्या होगा, मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे, जो क्या होंगे, वाटर पे होंगे। इंटर मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे इस प्रकार के, और फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे, रो रो टर्मिनल बनाए जाएंगे, स्मॉल कम्युनिटी जेटी बनाए जाएंगे, फेरी लोकेशन बनाए जाएंगे। रो रो का मतलब होता है, मतलब ये कोस्ट है, एक कोस्ट है, यहाँ बीच में करा, तो यहाँ से यहाँ व्यक्ति को क्या जाए, किसी व्हीकल की सहायता से हम क्या पहुंचा सकते। ठीक है, ये हमारा इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पूरा जलमार्ग कौन सा है, वन है। अच्छा, जलमार्ग 2 कहां से कहां तक है, कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके बताना कि भारत में कितने अभी तक जलमार्ग अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप बताना। तो इस तरीके से क्या है, अर्थ गंगा के तक हम क्या करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, समग्र रूप से क्या करेंगे, विकास करेंगे, ताकि गंगा नदी का भी संरक्षण हो, पर्यावरण का भी संरक्षण हो, और लोगों को रोजगार भी मिले। क्या मिले? लोगों को रोजगार भी मिले। जैसे गंगा नदी के किनारे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे, मतलब इसमें पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नेचुरल रूप से उसका यूज करेंगे, जो पशुओं के अपशिष्ट पे आधारित, तो लोगों का इसमें पैसा भी कम लगेगा। ठीक, तो ये सारी समस्याओं को देखेंगे, जो कि केमिकल फ्री फार्मिंग है ऑन 10 किलोमीटर गंगा के आसपास हम करेंगे, और इससे गोवर्धन स्कीम है उसको भी क्या होगी, प्रमोट होगी। ठीक है, और मौद्रीकरण होगा किसका, जो गांव से वेस्टेज निकलता है, पशुओं से वेस्टेज निकलता है, उसका सिलज का, वेस्ट वाटर का सेकंड का
मौद्रीकरण होगा, और इसको देखेगा कौन? अर्बन लोकल बॉडी। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ठीक है। और इससे लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाना है ताकि प्रोजेक्ट क्या हो सके, सफल हो सके। और गंगा के किनारे जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इसको भी बढ़ाना है, पर्यटन को भी बढ़ाना है, ठीक है। और जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है वो वाटर गवर्नेंस को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इसके अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के कितने पिलर हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 पिलर हैं। इन्हीं 6 पिलर पे क्या करेगी, काम करेगी। कहने का मतलब है, एक शब्द में आप लोग याद रखो, तो समग्र विकास के रूप से, सतत विकास के रूप में क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, एक स्टडी की है अर्नट यंग ग्लोबल लिमिटेड ने। उनने बोला है कि इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल कैपिटल बनेगा किसका? सास। सास नहीं, सास, सॉफ्टवेयर हैज ए सर्विस। और कहा है कि 2018 में ओनली एक यूनिकॉर्न था, अब कितने इंडिया के पास? 18 है। यूनिकॉर्न का मतलब है $1 बिलियन का वैल्यूएशन, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेन, तो इसके क्वेश्चन आया था, देखो ये 2022 में सास का पढ़ेंगे क्वेश्चन, आप सॉल्व करना। देखो क्या है क्वेश्चन में, सास, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे आपने क्लाउड सॉफ्टवेयर पढ़े, क्लाउड, जैसे हमने क्लाउड में, अब जीमेल में हम पढ़ते हैं ड्राइव, वो कंसीडर करके देख ली। और सी शब्द और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अभी सरकार ने लॉन्च किया है डिजी करके, और माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये क्या करता है, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करते हैं, और क्लाउड सर्विस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ड्राइव मान लो गूगल की, और ये इंटरनेट पे उपयोग कर पाते हैं। ड्राइव में अगर हमने कोई चीज सेव कर दी, तो आपके पास मोबाइल में अगर इंटरनेट होगा तभी हम उस चीज को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आउटलुक होता है, हॉटमेल होता है, याहू होता है, मेल होता है, आर फॉर्म ऑफ सास है। इसमें ड्राइव भी ले लो, क्लाउड सर्विस भी ले लो, ये सास के क्या है, फॉर्म है। जैसे क्लाउड क्लाइंट क्या होगा, जैसे वेब ब्राउजर हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, एक सास है। जैसे सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे CRM, ईमेल, गेम, वर्चुअल डेस्कटॉप। पास हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, डाटाबेस, वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट। आस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए सर्विस, जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क हो गया। तो ये क्या करते हैं, एक सिस्टम है, इसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के, ये गूगल ड्राइव को एक ही समय बहुत सारे व्यक्ति क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। डॉक्यूमेंट आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो, जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने ड्राइव में डाल दिए, तो आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको कहीं सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मेल सर्विस कर पाते हो आप, सोशल नेटवर्क की वाली सर्विस कर पाते हो। तो ये सारी चीजें हैं, और हम सास के द्वारा ये सारी चीजें क्या करें, कर पाते हैं, ठीक है। अब इससे लाभ क्या क्या होंगे, मान लो कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, आप तो लोअर कॉस्ट मिल जाएगा, कोई मतलब कि अवसंरचनात्मक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन है सब कुछ, आपको अवसंरचना बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। और गारंटेड परफॉर्मेंस होता है, ऑटोमेटिक, मानी बैकअप आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है, मानी बैकअप ड्राइव में हो जाता है, इजी डाटा को रिकवर कर पाते हैं, सिक्योर होता है, हाई अडोप्टेशन होता है, लोग आज के समय बहुत ड्राइव उपयोग करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, सुरक्षा से संबंधित मामला है, मानी कि डेटा अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में, किसी ड्राइव में रख दिया, तो आपके लिए जरूरी थोड़ा ना है कि सुरक्षित होगा, उसको गूगल वाला देख रहा होगा, उसको शेयर भी कर रहा होगा, उसको बेच भी रहा होगा, समझ रहे।
और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं, आपका भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है, जो सरकार के पास कोई लॉ नहीं है। हाल ही में लॉ बिल था, उसको क्या कर लिया सरकार ने, वापस ले लिया। और लोगों की निजता का अधिकार का क्या होता है, हनन होता है। और बार बार क्या करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। अगर गांव में चले जाओ तो अपग्रेड होगा नहीं, गांव में जाओगे तो उसको एक्सेस नहीं कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। ये भी चिंताएं हैं। और कनेक्टिविटी वाला मुद्दा भी गड़बड़ है, तो ये भी चिंता है। ये सारे मतलब ये हमने यहाँ देखे, ये सारे यहाँ लिखे, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सास वायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड, तो इसको कर सकता है इजीली। आप ड्राइव में अपना कस्टमाइज उसको आसानी से रख सकते हो। सास को आप मोबाइल के द्वारा एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल डिवाइस को, ये भी सही है। आउटलुक हॉटमेल लिया हूं आर फॉर्म ऑफ सास, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो कितना आसान, कुछ बस आपको क्या होना चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि विधानसभा की इनकी सदस्यता हेमंत सोरेन जी की, माननीय सीएम है, इनकी सदस्यता क्या की जाए, रद्द की जाए। क्या की जाए, रद्द। क्यों? क्योंकि इनके पास माइनिंग के क्या है, लाइसेंस। और कोई भी अगर सीएम है, मतलब राजनीतिक पद पर है, अगर माइनिंग के अधिकार हैं, तो इसका लाइसेंस है, तो इसका मतलब लाभ के पद पर है। और लाभ के पद पर व्यक्ति सीएम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लाभ के पद के द्वारा मतलब जैसे मैं हूं, मैं ही किसी प्रॉपर्टी का होलसेल मालिक हूं, मैंने माइनिंग के लाइसेंस अपने आप को स्वयं दे दी और मैं ही उसका क्या करूंगा, ऑडिट करूंगा। तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा? आप अपनी मर्जी के अनुसार उसको कैंसिल कर सकते हो, उसको रिन्यू कर सकते हो। तो व्यक्ति को क्या होता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए कोई अगर मंत्री है। ठीक है, ये संविधान में कहा गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन मानी अयोग्यता की गई है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो हमारे पास जो राज्य की विधानसभा वहां से हो जाएगा। जैसे संविधान में कुछ बातें की गई, क्या की गई हैं, अगर वो लाभ का पद होल्ड करता है, किसको छोड़कर, मिनिस्टर और एनी ऑफिस जो स्टेट विधानसभा ने उसको अपवाद के रूप से लाभ के पद से हटा दिया। जैसे मिनिस्टर हैं, सीएम है, मंत्री हैं, उनको लाभ के पद के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनसाउंड अनसाउंड माइंड हो उसका, मतलब कि मानसिक रूप से क्या हो, स्थिति उसकी खराब हो, और जो किसने डिक्लेयर की हो, कोर्ट ने, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। और अनडिस्चार्ज क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो, किसी गलत गतिविधि में क्या हो, संलग्न हो। और वो भारत का नागरिक ना हो, और भारत का नागरिक तो हो लेकिन किसी उसने स्वैच्छिक रूप से अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता क्या चली जाती। और डिस्क्वालीफाई से संबंधित जो भी लॉ है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। इस संविधान में बोला गया। ठीक, आर्टिकल 327 328 संविधान के बोलते हैं कि इलेक्शन के लिए रूल बनेंगे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के लिए बनेंगे, मतलब कि राज्य विधानसभा से लेजिस्लेचर के संबंधित रूल बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन 1951 के एक्ट में भी दी गई है कि इलेक्शन में उसने कोई ऑफेंस ना किया हो, करप्ट प्रैक्टिस ना की गई हो। जैसे कल हमने पढ़ा था कि करप्ट प्रैक्टिस क्या, फ्रीबी देना करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं है, तो वो उसी टाइप की कोई करप्ट प्रैक्टिस ना की गई हो, और 2 या 2 साल से अधिक उसको सजा ना की, और 2 साल से ज्यादा से तो उसको क्या होगा, वो इलेक्शन लड़ने की योग्य नहीं होगा। और डिटेन किसी व्यक्ति को अगर डिटेंशन किया गया है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे जम्मू कश्मीर में नेताओं को क्या किया था, डिटेंशन कर लिया गया था। ठीक है, तो वो इलेक्शन तो लड़ेंगे आगे चल के। ठीक है, और उसने अपने जो भी राजनीतिक जो भी व्यय है, मान कि इलेक्शन का व्यय है, उससे अधिक
व्यय कर दिया हो और डेटा ना दिया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विस से संबंधित कोई भी काम हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यही इसी आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि इनकी सदस्यता क्या करो, रद्द कर दो। ठीक। और कोई गवर्नमेंट सर्विस के का करप्शन किया हो, डिसलॉयल्टी दिखाई हो, तो वो मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक। और एमपी एमएलए के लिए कौन करेगा डिसीजन, कौन करेगा, एमएल एमपी के लिए करेगा हमारे राष्ट्रपति करेंगे, और एमएलए के करेंगे कौन, गवर्नर करेंगे। लेकिन इनको सलाह किससे लेनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण था। वो तो केवल न्यूज थी, यहां से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, 10वीं अनुसूची। इनने बोला था पहला, देखो, लॉ स्पेसिफाइड एट नॉमिनेट, जो मनोनीत जो लेजिस्लेटर होता है वो 6 महीने से पहले किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये गलत है। जो मनोनीत जो भी लेजिस्लेटर होता है 6 महीने से पहले किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, और अगर उसने 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन की तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, ध्यान। तो इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट ए गलत। आप ये बोलते हैं दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ये गया, ये गया, और ये देख लेते हैं। और इनने ये बोला कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है हमारा स्पीकर, उनके लिए कोई मतलब कि समयबद्ध रूप से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि निश्चित समय में आप डिफेक्शन केस का क्या करोगे, निपटारा करोगे। तो ये सही है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली बी होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो आते हैं। ठीक है, चलो। नेपाल ने कहा है कि गोरखा को आप अग्निपथ स्कीम में क्या नियुक्त नहीं करोगे, क्योंकि 4 साल बाद उनको आप बाहर कर दोगे। ठीक है, इतनी सी न्यूज है। तो आप अग्निपथ स्कीम को पढ़ लेना कि 25% को 4 साल बाद क्या किया जाएगा, इंटाइटल किया जाएगा आगे चलकर। ठीक है, थोड़ी सी न्यूज है। रिवर सेट्टी इंडिया नेपाल का में पार्टनरशिप हुई है। क्या हुआ कि नेपाल ने 2 पावर प्रोजेक्ट को सेटी रिवर पर इंडिया को दिए हैं, जब चाइना ने क्या किया, मतलब कि चाइना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो 2 पावर कौन से हैं, 750 मेगावाट का है, एक 450 मेगावाट का है। तो देखो, सेटी रिवर ये है, ठीक है, और जो त्रिशूली रिवर है ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। देखो, ये त्रिशूली है, सेटी रिवर है, ये हमारा नैनीताल है। क्या है बेटा, ये हमारा नैनीताल है। तो इससे संबंधित ये नैनीताल है, ये बरेली है, ये कहाँ पड़ती है, वेस्टर्न नेपाल में पड़ती है। एक काठमांडू है, एक करनेली रिवर है। ठीक, एक करनेली रिवर है, सॉरी त्रिशूली नहीं है, एक करनेली रिवर है, ये सेटी रिवर है। इस जो त्रिशूली रिवर है इसके लेफ्ट बैंक की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। मतलब लेफ्ट बैंक में मतलब इधर से कहीं से आ रही होगी एक रिवर, और तो ये ट्रिब्यूटरी ये जाके इधर हमारा आगे चले जाता। तो ये वाली रिवर है सेटी रिवर, देखो ये दिख रही है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो, ऐसे आपको याद रहेगा। पिक्चर से क्या होता है, हमारी 3 तरह की मेमोरी होती है, एक हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीजें देखते हैं तो वो सारी चीजें हमारी ध्यान रहती। कभी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाओ, क्योंकि आपने कभी कभी पढ़ा होगा। ध्यान रखना इस बात को। युद्ध अभ्यास चर्चा में था, क्योंकि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज किसके मध्य, यूएस और भारत के मध्य। तो ये हो रही है, ये ध्यान रखना। ठीक। हाल ही में सरकार ने क्या कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर करेंगे। आप किसके, प्रधानमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री जन उर्वरक जो हमारी परियोजना है उसके अंतर्गत, मतलब कि जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो भारत होगा। जरूर नहीं कि एक कंपनी ने किसी प्रोडक्ट का नाम ए रखा, बी कंपनी ने बी रखा, सी कंपनी ने सी रखा। अब ऐसा नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट का नाम क्या करोगे, भारत रखोगे। समझ रहे बात को, ये हो, ये क्या करेगा,
बस इतनी सी न्यूज है, अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ये देख सकते हो सरकार ने लोगो बनाने के लिए क्या, वन नेशन वन फर्टिलाइजर की लोगो बनाओ, हम आपको क्या करेंगे, 10,000 रुपए इनाम देंगे, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, ये चर्चा में था, तो आप यूरिया को किस में करोगे, नैनो यूरिया में। तो नैनो यूरिया में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक किसानों की जो लागत है उसको कम करेगा, पर्यावरण के रूप से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, पोषण को बढ़ावा देगा, फार्मर की इनकम को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि लागत कम होगी, क्रॉप उत्पादकता को बढ़ाएगा, चीपर है इसकी तुलना में, और इसको ले जाने में भी कम लगेगा। जो 50 की क्या ले जाओगे, 500 ml ले जाओगे एक बोतल में। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया है, इफ्को ने डेवलप किया है, पेटेंट भी हो गया है, ये मैं पढ़ा चुका हूं पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में, तो आसानी से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ के बताना, प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना। ठीक है, इसको देख लेना। स्टेम सेल चर्चा में था कि क्या किया है साइंटिस्ट ने, इसको माउस एम्ब्रियो डेवलप किया, कहां से, स्टेम सेल से। तो हम स्टेम सेल से संबंधित मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आते भी, आके भी आते रहेंगे, कि स्पेशल टाइप की सेल है, इससे विभिन्न प्रकार की सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, ब्रेन सेल आदि बना सकते हैं। पहली होती है एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल, ये न्यू सेल होती हैं, एम्ब्रोय से निकलती हैं, इसको, इससे विभिन्न प्रकार के जितने भी ऑर्गन है वो सब हम बेबी के ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भ्रूण होता है उससे बहुत सारी सेल निकलती हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन बना सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदायों ने इसके साथ छेड़छाड़ करने पर क्या है, रोक लगा दी, वहां पे एम्ब्रॉय पे आप कोई अनुसंधान नहीं कर सकते। एक अडल्ट सेल होती है, उससे भी हम कुछ ऑर्गन बना सकते हैं, सभी नहीं बना सकते, ध्यान रखना। एक प्रयोगशाला में जिसको बोलते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, जिसको हम वैज्ञानिक क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इसका इसका निर्माण कर सकते हैं और कुछ ऑर्गन बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एम्ब्रॉयनिक है और कौन सी, प्लोरीपोटेंट, इससे सब नहीं बनते, ध्यान रखना। टोटीपोटेंट अप टू जो भ्रूण होता है वो 3 डे तक चलती है, प्लोरीपोटेंट है हमें कुछ दिन बाद, 5 से 6 दिन तक, और मल्टीपोटेंट हमारी इसमें एडल्ट और सोमेटिक स्टेम सेल बोलते हैं, जो फीटस बेबी थ्रू आउट लाइफ हम इसको ले सकते हैं। और इंड्यूस जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल है, इस पर जो क्या करते हैं, इसको रीप्रोग्राम कर कर हम लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। जैसे स्टेम सेल है, यहां से हम कार्डियक सेल बना ली, ठीक है, फैट सेल बना ली, रेड ब्लड सेल बना ली, कैंड्रो सेल बना ली, एपिथेलियल सेल बना ली, न्यूरॉन बन गया, ब्लास्टोसाइट बन गया। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि स्टेम सेल का विभाजन हर एक सेल में क्या होता है, सेल में हो सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सेलों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये हम सक्सेस हो गए तो हम ऑर्गन्स की जो कमी है ट्रांसप्लांट में, उसमें हम क्या कर पाएंगे, अपनी सफलता हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक CSA6 एक जीन खोजा है, वो क्या करता है, जो कैंडिडा जो एल्वेसियन है, जो फंगल स्पीस है, इसके पीछे मतलब कि इसको, इसके प्रति क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो कैंडिडा क्या है, ये देखो बीमारी होती है, ये वाली इस टाइप की दिख रही है जीभ में, ये सड़ जाते हैं, मतलब कि ये इस टाइप से सड़ जाते हैं लोग, ये सड़ जाते हैं, तो ये ईस्ट इन्फेक्शन होता है। तो इसके प्रति जो CSA6 है वो क्या करता है, काम करता है। अगर ये सही से और इस पे रिसर्च कर ली गई तो हम इस बीमारी से क्या कर पाएंगे, निजात पा पाएंगे। ठीक है, तो इतना सा यूज है। CSA6 क्या है, इससे एक जीन है जो प्रिवेंट करता है फंगल इन्फेक्शन के प्रति, ठीक है, जिसको कैंडियासिस बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कैंसर पेशेंट और उससे संबंधित हम सुरक्षा कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम लोगों का क्या कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे, इस पे अगर हमने विजय पाली तो। ठीक है, गगन चर्चा में था। गगन क्या है, हमारा स्पेस बेस्ड अग्यूमेंटेशन सिस्टम है, इसको इसरो और AI ने डेवलप किया है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये क्या करता है, जितना भी हमारा नेविगेशन सिस्टम है एयर से संबंधित, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। और हम क्या कर पाएंगे, इससे एक्सीडेंट की संभावना क्या होगी, कम होगी, और कई वेदर में, मतलब खराब से खराब वेदर में आसानी से हम काम कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था,
मतलब कि जो नीचे स्टेशन बेस्ड है वहां से काम करते थे, अब सैटेलाइट बेस्ड पे हम क्या करेंगे, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करेंगे, जीपीएस सिग्नल क्या होगा, करेक्शन होगा। ठीक है। गगन के बाद एक शब्द आ रहा है नाविक, तो नाविक क्या है कमेंट करके बताना, और कितनी सैटेलाइट है इसके अंदर, और कौन कौन सी कक्षा में स्टेब्लिश है, ये आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इतना सा था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सरकार ने लॉन्च किया है, सरकार ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ये बोला है कि जितनी भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है वो क्या करो, सॉल्व करो। कौन करेंगे, स्टूडेंट। पर ध्यान रखना, हैकाथॉन क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम टेक्निक बाय हैक स्टूडेंट। ठीक है। परग्वे चर्चा में था, यहाँ पे माननीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टेचू क्या किया, रिवील किया। तो परग्वे से देखो कौन लगता है, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में है। बोलविया लगता है, ब्राजील लगता है, और अर्जेंटीना लगता है, 3 लगती है। ठीक है। ये इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। ठीक है। ये साउथ पैसिफिक सी है, ये साउथ अटलांटिक सी है। तो आज के टॉपिक हमारे इतने ही थे। आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और जल्दी से टेलीग्राम की लिंक आपको डाल दी जाएगी, तो आप उस पर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और डेली अपडेट आप उसमें पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।